गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स को। तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में हैलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि जो उसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर क्लोरोमीथेन है CH3Cl और वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ। हमने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में कि NaOH में जो OH है वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो यहाँ पर जो OH है वो Cl को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह आकर लग जाएगा, CH3OH बन गया, जिसको हम मिथेनॉल बोलते हैं, प्लस NaCl। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है CH3CH2CH2Br हमारे पास था, मतलब हमारे पास ब्रोमोप्रोपेन था जिसने रिएक्ट किया 1 डिग्री अमीन के साथ, राइट? जब उसका रिएक्शन हुआ तो अमीन से एक H और Br ये दोनों अपने आप में बॉन्ड बना लिए और HBr की फॉर्म में निकल गए और जो N था वो इस एल्काइल ग्रुप से अटैच हो गया। तो CH3CH2CH2NHCH3 मतलब एक 2 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म के बारे में। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, इसको करने के मैकेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। मतलब ये जो जिस तरीके से हो रही है मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन होने के तरीके को, पाथवे को, कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये पूरा जो पाथवे बताता है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी पहली मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है ना, वो 2 तरीके की हैं। एक है SN2 मैकेनिज्म और दूसरी है SN1 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर मैकेनिज्म है और SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म है। ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि SN2 मैकेनिज्म में जब रिएक्शन होती है तो जो रिएक्शन की रेट है, यानी कि जो रिएक्शन जिस स्पीड पे हो रहा है, वो स्पीड रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मतलब दोनों रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है रिएक्शन करते टाइम, उन दोनों पे डिपेंड करेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। जैसे कि हमें पता है कि जितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट्स का, उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन की रेट होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। इसके बारे में आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बहुत ही सारा कुछ पढ़ेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला। ठीक है। तब तक के लिए हम समझ लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। अब इसी की एग्जांपल देखते हैं। CH3Cl प्लस NaOH विल गिव यू CH3OH प्लस NaCl। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, Cl की जगह OH आ रहा है, मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या फॉलो हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा CH3Cl, यहाँ पे हमने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं। एक हमने डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है एक बॉन्ड और एक हमने सॉलिड वेज से, क्योंकि एक बॉन्ड होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और दूसरा होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है। तो इसलिए हम क्योंकि ये 3D अरेंजमेंट होता है बॉन्ड्स का और यहाँ पर 2D में अगर तुम्हें अरेंजमेंट दिखाना है तो तुम इसी तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि OH नेगेटिव आयन है। जब हुआ रिएक्शन हुआ तो हुआ क्या, जो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। एक चीज़ याद रखने वाली है कि इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ये जो स्टेज है, ये बीच में जो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और ये जो बीच में स्टेज आई है वहाँ पर OH और Cl दोनों ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है। मतलब एक अटैच होने वाला होता है और एक छोड़ने वाला होता है कार्बन को, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं कार्बन पे। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से एक हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है और क्योंकि एक हाईली अनस्टेबल स्टेट है तो इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं और कोई इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती है इस मैकेनिज्म में। ओके। सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है और एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 बॉन्ड्स बन गए कार्बन के। ठीक है। OH अटैच हो रहा है और Cl लीव कर रहा है उसको। ठीक है। अब क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब, जैसे कि मानो आप बारिश में जा रहे हो। ठीक है। आप एक अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, आपके सर पे अम्ब्रेला है। अब क्या हुआ कि बहुत तेज़ हवा चलने लगी तो एकदम से क्या होगा, जो नीचे की तरफ था वो सब ऊपर की तरफ हो जाएगा। रिमेंबर, जब करंट लगता है तो बाल कैसे ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं। इसी तरीके से छाता कैसे ऊपर की तरफ हो जाता है जब हवा चलती है बारिश के टाइम पे। तो इसी तरीके से जब वो छाता ऊपर की तरफ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और यहाँ पे भी वही होता है, कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। जैसे कि पहले यहाँ पे Cl यहाँ पे था और बाकी के 2 बॉन्ड्स इस साइड और H बॉन्ड भी उस साइड।
अब क्या होगा, ये सारे के सारे बॉन्ड्स इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों बॉन्ड्स इस साइड शिफ्ट हो चुके हैं, और OH Cl जो लगा हुआ था उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जाके OH अटैच हो जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इस मैकेनिज्म से आपको जो एक और चीज़ समझ में आएगी वो ये थी, अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो कार्बन पे जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो बहुत ही लाइट मोलर मास के, या मैं बोलूँ बहुत ही लाइट वेट के ग्रुप्स अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। अगर हाइड्रोजन की जगह में यहाँ पे कार्बन होता और कार्बन का अपना एक अलग सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में वो अटैच्ड होता, तो उसका बहुत ही इनहिबिटिंग इफेक्ट होता है यहाँ पर। इनहिबिटिंग मतलब कि मैकेनिज्म इतना ईजिली नहीं हो पाता जितना ईजिली वो भी हो रहा है। इसी वजह से जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म, वो होता है पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब 1 डिग्री अगर कार्बन है तो बहुत ही इजीली रिएक्शन हो जाएगा, उसी को प्रेफर करेगा SN2 मतलब 1 डिग्री कार्बन हमेशा SN2 मैकेनिज्म को ही प्रेफर करेगा, ठीक है। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करूं तो उनका जो रिएक्टिविटी है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वो डिक्रीज हो जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अब हम SN1 मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली बात है SN1 मैकेनिज्म की कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि इसमें जो रेट है रिएक्शन की वो डिपेंड करती है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर। एक ही रिएक्टेंट कौन सा, जो हम टर्शरी हैलो एल्केन यहाँ पे लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल पे जो हमने टर्शरी हैलो एल्केन लिया हुआ है, मान लो कि जो टर्शरी हैलो एल्केन है सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी जो स्पीड है रिएक्शन की, वो OH नेगेटिव मतलब OH जिसके साथ एसोसिएटेड है या फिर NaOH की या KOH की फॉर्म में आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो रिएक्शंस हैं जो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में कैरी आउट किए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जाता है और उनमें ही ये रिएक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैसे, मतलब जो कि जैसे कि H2O है, CH3COOH है, ROH है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ओके। अब हम देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। 3 डिग्री सबसे पहले क्यों आता है वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि SN2 में 1 डिग्री सबसे पहले क्यों आता था, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो 1 डिग्री के केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, राइट। इस वजह से वहाँ पे 1 डिग्री सबसे पहले आ रहा था। लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री सबसे पहले क्यों आ रहा है, पहले हम मैकेनिज्म पढ़ लें फिर हम रीज़न देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन, वो टर्शरी जो हैलो एल्केन है हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। टर्शरी हैलो एल्केन जहाँ पे लिया, जो स्टेप 1 में क्या होगा, जो हेलाइड है उसके साथ ही अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा कार्बन जो है। तो स्टेप 1 जो होगा वो स्लोएस्ट और रिवर्सिबल स्टेप होगा। रिवर्सिबल जैसे कि आपको साइन दिख रहा है, तो वो स्लोएस्ट और रिवर्सिबल स्टेप होगा। और जो क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है तो जो रेट है रिएक्शन की वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसमें वो ब्रोमाइड आयन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लेगा और एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कार्बोकेटाइन मतलब कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स ही हैं, चौथा नहीं है। इसकी वजह से उसके कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि जो कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन और अटैच्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अभी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो बन गया है हमारा स्टेप 1 में, स्टेप 2 में क्या होगा, इसी कार्बोकेटाइन को लिया जाएगा और उसके साथ OH नेगेटिव का रिएक्शन करवाया जाएगा। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि स्टेप 1 में ब्रोमाइड आयन निकल चुका है, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन यहीं निकल गया। स्टेप 2 में OH नेगेटिव का रिएक्शन हम करवाएंगे, इसका एडिशन करवाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी स्टेप 2 में, ठीक है। और क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी, सिर्फ ये 3 डिग्री जो हमारा ये हैलो एल्केन है उसी के ऊपर, ये हमारे OH नेगेटिव के ऊपर, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे कि 3 डिग्री ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है SN1 मैकेनिज्म के केस में। तो उसका रीज़न ये है कि जो कार्बोकेटाइन है, अब जैसे कि आप देखिए अगर 1 डिग्री होता, ठीक है, या 2 डिग्री होता, तो 2 डिग्री के केस में 2 ही कार्बन अटैच्ड होते है ना, और एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस जो कार्बन होता है, अगर एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है तो R ग्रुप प्लस I इफेक्ट देता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। प्लस R हमें जो R होता है, R ग्रुप होता है, वो हमेशा प्लस I इफेक्ट लगाता है, लेकिन H ग्रुप तो ऐसा कुछ नहीं लगाता। इसकी वजह से जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग कार्बन से वो अटैच्ड है, तो तीनों का प्लस I इफेक्ट लगेगा
लगेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 1 डिग्री में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर सारे हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो वहाँ पे तो कोई प्लस आई इफेक्ट लगता ही नहीं, इस वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टीरियोकेमिकल वर्ड कहाँ से आया? ये वर्ड आया है स्टीरियोकेमिस्ट्री से। स्टीरियोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है एक कंपाउंड के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को लेकर। मतलब 3 डायमेंशनल में उस कंपाउंड में जिस तरीके से एटम्स लगे हुए हैं और उन अरेंजमेंट का केमिकल रिएक्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे वो इफेक्ट डालते हैं, उन सब से स्टीरियोकेमिस्ट्री डील करती है। ठीक है, तो हम उसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब जो SN2 मैकेनिज्म है, हमने देखा था कि वहाँ पर इन्वर्जन हुआ था कॉन्फिगरेशन का। ठीक है, लेकिन SN1 मैकेनिज्म में रेसिमाइजेशन हुआ था। रेसिमाइजेशन के बारे में, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। मतलब ऑर्डिनरी लाइट अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट हमने ली और हमने उसको निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करवाया, तो वो एक ही प्लेन में कन्वर्ट होकर वो लाइट सारी आ जाएगी और उस लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर मान लो कि हमने कोई कंपाउंड ले लिया और उस कंपाउंड का सोल्यूशन बना लिया और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उस सोल्यूशन से पास करवाया, तो कुछ ऐसे कंपाउंड के सोल्यूशन होते हैं जो इस लाइट को रोटेट करवा देते हैं। मतलब रोटेशन ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, लाइट को रोटेट करवा देते हैं। कुछ कंपाउंड्स के सोल्यूशन ही ऐसे होते हैं, हर कंपाउंड का सोल्यूशन नहीं करवा पाता, लेकिन कुछ कंपाउंड के सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो लाइट को रोटेट करवा देते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। कैसे कंपाउंड्स को? जो लाइट को रोटेट करवा देंगे, उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। अब जिस एंगल से उस लाइट को रोटेट करवाया जाएगा, उस एंगल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो होता है पोलारीमीटर। ठीक है, उससे लाइट का हम वो एंगल मेजर कर सकते हैं। अब अगर उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब उस लाइट का क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, तब तो वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन अगर उस कंपाउंड ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया है लाइट का, तो वो लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड के केस में हम ये जो ऑप्टिकल जितनी वो जिस एंगल से वो रोटेट करता है, तो जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो मेजरमेंट होता है उसके आगे प्लस साइन लगा देते हैं। लेकिन लीवो रोटेटरी अगर केस होता है तो हम उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये डी फॉर्म हो गया और ये एल फॉर्म हो गया। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर्स होते हैं एक कंपाउंड के, उन्हीं को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है और इस पूरे फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे ल्यूइस पास्चर, जिन्होंने बोला कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो कंपाउंड तो है प्लस उसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो दोनों ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन फिर माना गया कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए एक कंपाउंड के पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो होता है एक असिमेट्रिक कार्बन या फिर एक स्टीरियो सेंटर। मतलब एक कंपाउंड तभी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है जब उसके पास एक असिमेट्रिक कार्बन या एक स्टीरियो सेंटर हो। स्टीरियो सेंटर मतलब वो कार्बन जो चारों तरफ से डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि ये वाला कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तरफ R से, फिर दूसरी तरफ Cl और एक तरफ R' से। तो चारों इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कार्बन हैं, जो एटम्स हैं, जो भी हैं, वो सब डिफरेंट हैं जो इससे अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये एक स्टीरियो सेंटर हो गया। ये जो कार्बन हो गया जो चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, वो एक असिमेट्रिक कार्बन हो गया। ठीक है, और ये जो स्टीरियो सेंटर है या जो असिमेट्रिक कार्बन है उसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को कायरालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम मान लो कि ये जो कंपाउंड है, जो ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास स्टीरियो सेंटर है और इसकी जो मिरर इमेज हमारे पास है वो मिरर इमेज भी इसकी एग्जिस्ट करती है। अब ये जो मिरर इमेज है इसकी और ये जो ओरिजिनल कंपाउंड है अगर एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं तो हम इन दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स को इनैंशियोमर्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड की एक मिरर इमेज है और एक वो ओरिजिनल कंपाउंड है और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स बोलेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों? क्योंकि वो बाकी सब उनमें सेम है, बस वो जिस तरीके से लाइट को रोटेट कर रहे हैं वो तरीका उनका डिफरेंट है। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल ने क्लॉकवाइज रोटेट किया और मिरर इमेज ने एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर इनैंशियोमर्स। ठीक है, जिनका बाकी सब कुछ सेम होगा लेकिन सिर्फ जो रोटेशन है लाइट का वो डिफरेंट होगा। अब मान लो कि इनके केस में तो हमें नहीं पता कि मान लो वो जो क्लॉकवाइज रोटेशन है वो ज़्यादा हो गया और इसने जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया
वो कम आया जब हमने पोलारीमीटर से मेजर किया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ही दो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मिक्सचर है, मतलब दो एनांशियोमर्स हैं, और वो दोनों इक्वल तरीके से रोटेट करें, इक्वल मेजरमेंट से, फॉर एग्जांपल जो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया, बस ऑपोजिट साइन थे, तो अगर ऐसे हमारे पास जो मिरर इमेजेस और जो ओरिजिनल कंपाउंड के जो मिक्सचर्स हैं उनको हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और इस फिनोमेना को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो एनांशियोमर्स का एक केस है, जो रेसिमिक मिक्सचर है वो एनांशियोमर्स का एक केस है, जिस केस में जो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, तो ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, नेट ऑप्टिकल रोटेशन। लेकिन एनांशियोमर्स के केस में ऐसा नहीं होता। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है अपनी मिरर इमेज पे, वो है ब्यूटेन टू ऑल। इसका पूरा डायग्राम आप अच्छे से बुक में देख सकते हैं। तो हमारी क्लास आज यहीं तक थी, और बाकी का चैप्टर है वो हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू नेटवर्क स्कूलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ।